Structured thinking for a complex world. This is the Knowledge Series. B2B सेल्स को लोग कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं। फ्रेमवर्क्स अलग, प्रोसेस अलग, टर्मिनोलॉजी अलग, जैसे बैंक, मैडिक, स्पिन और ये सारे चैलेंजेस बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं और फिर कंफ्यूजन और भी बढ़ जाता है। इसलिए मैंने ये सीरीज क्रिएट की है। मेरा पर्पस सिंपल है, सेल्स को सिंप्लीफाई करना ताकि प्रोफेशनल और बिजनेस ओनर स्ट्रक्चर तरीके से ग्रो कर सकें। और इस कॉन्वर्सेशन में हम 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्लियर करेंगे। पहला, B2B सेल्स का रियल जर्नी क्या होता है, और दूसरा, कौन सा फ्रेमवर्क कब यूज़ करना चाहिए, और तीसरा, कैसे इसको प्रैक्टिकल सिस्टम में कन्वर्ट करें। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये क्लैरिटी बेस्ड ब्रेकडाउन है। और अगर आप बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, डील्स क्लोज करना चाहते हैं, ये अपने करियर में स्ट्रांग बनना चाहते हैं, तो ये डिस्कशन आपको एक स्ट्रक्चर सोच देगा। और इस वीडियो को मैंने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसक्रिप्ट किया है एक इंटरैक्टिव पॉडकास्ट सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसी स्थिति की कल्पना की जा सकती है जहां एक डील पर पूरे 4 महीने तक लगातार काम किया गया हो। मतलब अनगिनत मीटिंग्स, ढेरों प्रेजेंटेशंस और हर तरह के सवालों के जवाब देने के बाद लगने लगता है कि बस अब कॉन्ट्रैक्ट साइन होने ही वाला है। लेकिन बिल्कुल आखिरी पल में एक छोटे से लीगल रिव्यू या किसी अनदेखे अप्रूवल की वजह से सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर जाए, सारी मेहनत बेकार और इतने महीनों में बना बनाया मोमेंटम बिल्कुल शून्य हो जाए। ये कोई मनगढ़ंत डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि B2B सेल्स की दुनिया की एक बेहद आम और कड़वी सच्चाई है। आज के इस गहन विश्लेषण में, यानी इस नए सेल्स ग्रोथ सीरीज की शुरुआत में, हम उन रणनीतियों की गहराई में जा रहे हैं जो इस तरह की निराशाजनक स्थितियों से बचा सकती हैं। ये कोई आम मोटिवेशनल चर्चा नहीं है जहां सिर्फ बड़े बड़े सपने दिखाए जाएं। इसे एक मेंटरशिप सेशन की तरह डिजाइन किया गया है, जहां सीधे असल दुनिया के अनुभवों से उन ठोस स्ट्रैटेजीज को समझा जाएगा जिन्हें आज और अभी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। किसी भी बिजनेस के जिंदा रहने और बढ़ने की सबसे अहम रीढ़ उसकी सेल्स होती है। बिना एक तय और लिखित प्रोसेस के सेल्स करना केवल उम्मीद के सहारे बैठे रहना है, और उम्मीद कभी भी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। आज के इस डीप डाइव के लिए जिन एक्सपर्ट सोर्सेज को खंगाला गया है, उनमें B2B सेल्स प्रोसेस के कुछ सबसे बेहतरीन मॉडल शामिल हैं, जैसे अलेक्जेंडर ग्रुप की रिसर्च, सेल्स जीनी के डेटा, पाइप ड्राइव के चैलेंजर मॉडल, हुथवेट के स्पिन सेलिंग और सैंडलर सिस्टम जैसे भारी भरकम सोर्सेज का पूरा निचोड़ यहाँ मौजूद है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। देखिए, जब सेल्स की बात आती है तो बिना एक ठोस डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस के काम करना ऐसा है जैसे बिना कंपस के किसी घने जंगल में रास्ता ढूंढना। अलेक्जेंडर ग्रुप की एक बहुत ही डिटेल्ड रिसर्च से एक ऐसा आंकड़ा सामने आता है जो किसी भी बिजनेस ओनर को सोचने पर मजबूर कर देगा। उनकी रिसर्च बताती है कि इंडस्ट्री में लगभग 68% सेल्स रैप्स किसी भी लिखित प्रोसेस का पालन ही नहीं करते हैं। 68%? मतलब लगभग 70% लोग बिना किसी प्लान के काम कर रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। वे बस अपने अनुभव या अपनी गट फीलिंग के आधार पर काम करते हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत, जिन ऑर्गेनाइजेशंस के पास एक फॉर्मल और कड़ाई से पालन की जाने वाली सेल्स प्रक्रिया होती है, वे अपने रेवेन्यू में औसतन 18% तक की सीधी वृद्धि देखते हैं और उनके सेल्स साइकिल 13% तक छोटे हो जाते हैं। 18% की वृद्धि सिर्फ एक प्रोसेस को लिखकर लागू करने से, ये आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है। अगर इस वक्त हम स्क्रीन पर एक विजुअल क्यू ऐड करें तो एक तरफ एक उलझा हुआ सेल्स पर्सन दिखाया जा सकता है जो फाइल्स, अधूरे ईमेल्स और अनसुलझी लीड्स के शोर में पूरी तरह से डूबा हुआ है, जिसे नहीं पता कि अगली कॉल किसे करनी है। और दूसरी तरफ एक ऐसा ग्राफिक हो जहां एक बिल्कुल सुव्यवस्थित पाइपलाइन हो, जहां हर डील अपने सही और तार्किक चरण में स्मूथली आगे बढ़ रही हो। ये साफ तौर पर दिखाता है कि एक सही प्रोसेस क्या जादू कर सकती है। लेकिन अगर ये इतना ही असरदार है तो लोग इसे लागू क्यों नहीं कर पाते? अलेक्जेंडर ग्रुप के सोच से 5 सबसे बड़ी गलतियां सामने आई हैं। पहली गलती है सेल्स प्रोसेस को लेकर भ्रम। अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस इसे सिर्फ एक 20 स्टेप का भारी भरकम मैनुअल या कोई नया CRM सॉफ्टवेयर समझ लेते हैं। और यहीं से
सारी समस्या की शुरुआत होती है। प्रोसेस कोई नया सॉफ्टवेयर खरीदना नहीं है, ये काम करने का एक सिस्टम है। दूसरी बड़ी गलती है इस प्रोसेस को बाकी टीम्स से बिल्कुल अलग थलग या आइसोलेशन में लागू करना। सेल्स कोई ऐसा काम नहीं है जो किसी बंद कमरे में अकेले होता हो। अगर मार्केटिंग टीम जो लीड्स ला रही है और कस्टमर सर्विस टीम जो वादे पूरे कर रही है, उनका सेल्स टीम के साथ कोई तालमेल ही नहीं है, तो बेहतरीन से बेहतरीन लीड्स का भी बर्बाद होना तय है। तीसरी गलती जो अक्सर बड़े ऑर्गेनाइजेशन में सामने आती है, वह है प्रोसेस को रेड टेप बना देना। रेड टेप से आपका मतलब है कि प्रोसेस के नाम पर इतनी रुकावटें खड़ी कर देना कि एक्चुअल काम ही ना हो पाए। सही पकड़ा। जब हर छोटे कदम या मामूली डिस्काउंट के लिए 3 अलग-अलग मैनेजर्स के अप्रूवल की जरूरत पड़ने लगे, तो डील आगे बढ़ने के बजाय वहीं रुक जाती है और कॉम्पिटिटर्स इसका फायदा उठा लेते हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कई बार लोग सिस्टम को इतना कॉम्प्लेक्स और इंटरनली फोकस्ड बना देते हैं कि असली खरीदार और उसकी जरूरतें उस पूरी प्रक्रिया में कहीं अनदेखी ही रह जाती हैं। ये बहुत ही पॉइंट्स की बात है। सोर्स में जो चौथी गलती बताई गई है वह है सेल्स को बड़े रेवेन्यू मोशंस के साथ ना जोड़ना। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ रेवेन्यू मोशंस का असल में क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ पैसा कमाने के अलग-अलग तरीकों के बारे में है या इसका कोई और गहरा मतलब निकलता है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। रेवेन्यू मोशंस का मतलब सिर्फ एक बार पैसा कमाना नहीं है। ये उस पूरी जमीन को दर्शाता है कि कैसे कंपनी मार्केट में अपनी जगह बनाती है, कैसे नई लीड्स को अट्रैक्ट करती है, कैसे उन्हें प्रोडक्ट बेचती है और सबसे ज़रूरी बात, कैसे उस प्रोडक्ट की डिलीवरी के बाद भी उनसे रेवेन्यू जनरेट करना जारी रखती है, जैसे कि रिन्यूअल्स या अपसेलिंग के जरिए। जब हम कहते हैं कि सेल्स को रेवेन्यू मोशंस के साथ नहीं जोड़ा गया, तो इसका मतलब है कि सेल्स टीम सिर्फ अपना कोटा पूरा करने पर ध्यान दे रही है, इस बात की परवाह किए बिना कि मार्केटिंग ने शुरुआत में क्या वादा किया था या डिलीवरी टीम उस वादे को लंबा निभा पाएगी या नहीं। सब कुछ एक ही दिशा में अलाइन होना चाहिए। अच्छा, अब बात पूरी तरह क्लियर हो गई। और इसी लिस्ट में 5वीं सबसे बड़ी गलती है सही गैप असेसमेंट ना करना। अक्सर लीडरशिप कोई नई बिजनेस बुक पढ़ती है या इंडस्ट्री का कोई नया ट्रेंड देखती है और बिना ये जाने कि उनकी मौजूदा प्रोसेस में असल में क्या कमियां हैं, एक नया सिस्टम थोप देती है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क है। ये बिना बीमारी का पता लगाए सीधे सर्जरी कर देने जैसा है। इन सभी गलतियों से बचने के लिए एक बहुत ही क्लियर फ्रेमवर्क की जरूरत होती है। अगर बिल्कुल शुरुआत से बात करें, यानी लीड जनरेशन की, तो मुख्य रूप से 2 स्ट्रैटेजीज काम करती हैं, इनबाउंड और आउटबाउंड। इनबाउंड सेल्स वो है जहां खरीदार खुद आपकी तलाश करते हुए आता है। ये एसईओ, ब्लॉग्स, व्हाइट पेपर्स और वैल्यूएबल कंटेंट के जरिए काम करता है। इसमें वक्त जरूर लगता है, लेकिन ये लंबे समय तक चलने वाला एक गहरा भरोसा बनाता है। अगर इसको एक विजुअल तरीके से समझाया जाए तो स्क्रीन पर एक स्प्लिट ग्राफिक लाया जा सकता है, जहां इनबाउंड को एक बहुत बड़े और शक्तिशाली चुंबक या मैग्नेट की तरह दिखाया जाए, जो धीरे धीरे लेकिन मजबूती से सही कस्टमर्स को अपनी ओर खींच रहा है। वहीं दूसरी तरफ आउटबाउंड सेल्स है, जिसे एक लाउड स्पीकर या मेगाफोन के रूप में दिखाया जा सकता है। आउटबाउंड में सेलर सीधे उन पोटेंशियल कस्टमर से संपर्क करता है जिन्हें शायद अभी अपनी जरूरत का अंदाजा भी ना हो। ये कोल्ड कॉलिंग, डायरेक्ट ईमेल आउटरीच या लिंक्डइन मैसेजेस के जरिए किया जाता है। एक सच में बेहतरीन बिजनेस इन दोनों का एक हाइब्रिड मॉडल इस्तेमाल करता है। इनबाउंड से बनी बनाई डिमांड को पकड़ा जाता है, जबकि आउटबाउंड से मार्केट पर तेजी से कंट्रोल हासिल करके मनचाहे नतीजे लाए जाते हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये तय करना कि कब कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है, यही असली स्ट्रैटेजी है। और यहीं पर लीड्स को फिल्टर करने के तरीके, जिन्हें क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क्स कहा जाता है, मैदान में आते हैं, जैसे कि बैंड और मेडिक। हाँ, क्वालिफिकेशन का सीधा सा मतलब ही यही है कि यह पहचानना कि किस लीड पर अपनी एनर्जी लगानी है और किस लीड को विनम्रता से मना कर देना है। दुनिया का सारा समय और एफर्ट भी एक ऐसी डील को क्लोज नहीं कर सकता जो क्वालिफाइड ही ना हो। बेंट फ्रेमवर्क 1950 के दशक में IBM द्वारा बनाया गया था और यह दशकों से इंडस्ट्री का एक गोल्ड स्टैंडर्ड रहा है। इसका मतलब है बजट, अथॉरिटी, नीड और टाइमलाइन। क्या सामने वाली कंपनी के पास इस सॉल्यूशन को खरीदने के लिए बजट है? जिस व्यक्ति से बात हो रही है, क्या उसके पास असल में फैसला लेने की अथॉरिटी है? क्या उन्हें इस प्रोडक्ट की सच में नीड है और क्या वे इसे किसी तय टाइमलाइन के भीतर खरीदने वाले हैं? ये सुनने में बहुत ही लॉजिकल और सीधा लगता है, लेकिन आज के कॉम्प्लेक्स बिजनेस एनवायरनमेंट में
जहां सॉफ्टवेयर या एंटरप्राइज डील्स करोड़ों रुपए की होती हैं, क्या सिर्फ बैंक के सहारे काम चल सकता है? और यही इसका सबसे बड़ा पेच है। बैंक छोटे, तेज और कम कॉम्प्लेक्स सेल्स साइकिल के लिए एकदम सही हैं, जहां फैसले जल्दी होते हैं और एक या दो लोग ही निर्णय लेते हैं। लेकिन जब बात बड़ी एंटरप्राइज डील्स की आती है, जहां कई डिपार्टमेंट्स शामिल हों, महीनों तक मीटिंग्स चलती हों, वहां बैंक पूरी तरह से कमजोर पड़ जाता है। ऐसे कॉम्प्लेक्स हालात के लिए MEDDC फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे 1990 के दशक में PTC नाम की कंपनी ने डेवलप किया था। MEDDC असल में क्या है? क्योंकि बैंक के मुकाबले ये सुनने में काफी टेक्निकल लगता है। मेडिडिक का पूरा नाम है मैट्रिक्स, इकोनॉमिक बायर, डिसीजन क्राइटेरिया, आइडेंटिफाई पेन और चैंपियन। ये बैंड से कहीं ज्यादा गहराई में जाता है। पहला वर्ड है मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि आपके सॉल्यूशन से कस्टमर को फाइनेंशियली कितना फायदा होगा। क्या इससे कॉस्ट में 20% की कमी आएगी या रेवेन्यू में 5 मिलियन का इजाफा होगा? ये सिर्फ एक वेग जरूरत नहीं है, ये एक मैथमेटिकल प्रूफ है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चाहिए होता है। ये पॉइंट बहुत क्लियर है, लेकिन इसमें इकोनॉमिक बायर और चैंपियन के बीच क्या अंतर है? अक्सर बिजनेस डिस्कशंस में लोग इन दोनों टर्म्स को एक ही समझ लेते हैं। ये बहुत ही क्रूशियल डिफरेंस है। इकोनॉमिक बायर वो व्यक्ति है जिसके पास असली बजट कंट्रोल है। ये वो शख्स है जो कंपनी के बजट से पैसे निकाल सकता है, भले ही उस प्रोजेक्ट के लिए पहले से कोई बजट अलॉटेड ना हो। उसके पास फाइनल वीटो पावर होती है। दूसरी तरफ चैंपियन वो व्यक्ति है जो बायर की कंपनी के अंदर बैठा है और आपके सॉल्यूशन का बहुत बड़ा फैन या समर्थक है। वो शायद आखिरी फैसला ना ले सके, लेकिन वो आपके लिए अंदर की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकालता है, दूसरे डिपार्टमेंट्स को कन्विंस करता है और आपकी डील को पास करवाने के लिए इंटरनल पॉलिटिक्स से लड़ता है। बिना एक मजबूत चैंपियन के बड़ी डील्स अक्सर ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। चैलेंजर सेल के सिद्धांत का जिक्र है, जो सेल्स की दुनिया के एक बहुत बड़े मिथ को पूरी तरह से तोड़ देता है। सालों से ये माना जाता रहा है कि सेल्स में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस वो लोग करते हैं जो बहुत ही मीठी बातें करते हैं, कस्टमर्स को हमेशा खुश रखते हैं और जिन्हें रिलेशनशिप बिल्डर कहा जाता है। लेकिन रिसर्च डेटा बताता है कि कॉम्प्लेक्स सेल्स के मामले में रिलेशनशिप बिल्डर सबसे खराब परफॉर्म करते हैं। और इसके पीछे एक बहुत ही ठोस कारण है। आज का मार्केट पहले जैसा नहीं रहा। आज का बायर सेलर से मिलने से पहले ही इंटरनेट पर सारी रिसर्च करके बैठा होता है। उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो सिर्फ उससे अच्छे रिश्ते बनाए या उसकी हर बात में हाँ मिलाए। उसे एक ऐसा एक्सपर्ट चाहिए जो चैलेंजर प्रोफाइल का हो, जो उसे कुछ नया सिखाए यानी टीच करे, जो सॉल्यूशन को सीधे उनकी स्पेसिफिक समस्याओं के हिसाब से ढाले यानी टेलर करे, और सबसे जरूरी बात, जो उस पूरी कॉन्वर्सेशन का कंट्रोल अपने हाथ में ले ले यानी टेक कंट्रोल। चैलेंजर सेलर्स बायर की सोचने के तरीकों को पूरी तरह से रीफ्रेम कर देते हैं। ये रीफ्रेम करने का प्रैक्टिकल दुनिया में क्या मतलब है? कोई बाहरी सेलर किसी अनुभवी सीईओ की सोच को आखिर कैसे चुनौती दे सकता है? एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक लॉजिस्टिक्स कंपनी अपनी कॉस्ट कम करने के लिए सस्ते ट्रक्स की तलाश कर रही है। एक रिलेशनशिप बिल्डर उनकी हाँ में हाँ मिलाएगा और सबसे सस्ता ऑप्शन ढूंढ कर दे देगा। लेकिन एक चैलेंजर रैप उन्हें रीफ्रेम करेगा। वो सीधे सीईओ से कहेगा, आपकी असली समस्या ट्रक्स की कीमत नहीं है, बल्कि आपका आउटडेटेड रूटिंग सॉफ्टवेयर है जो उन ट्रक्स को गलत और लंबे रास्तों पर भेज रहा है। अगर आप रूटिंग ठीक कर लें तो आपको नए ट्रक्स खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसने बायर के नजरिए को पूरी तरह से बदल दिया। यही चैलेंजर मॉडल की असली ताकत है। ये सच में बहुत पावरफुल अप्रोच है और इसी दिशा में हुथवाइट का स्पिन सेलिंग मॉडल भी काम करता है। स्पिन सेलिंग का पूरा फोकस सेलर की प्रेजेंटेशन स्किल्स पर नहीं, बल्कि सही और चुभने वाले सवाल पूछने पर होता है। स्पिन का फुल फॉर्म है सिचुएशन, प्रॉब्लम, इम्प्लीकेशन और नीड पे ऑफ। सबसे पहले मौजूदा स्थिति को समझा जाता है, फिर उन प्रॉब्लम्स को खुरेदा जाता है जो कस्टमर डेली फेस कर रहा है। लेकिन एक डाउट आता है, ये साइकोलॉजिकल तरीका पेपर पर तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या रियल वर्ल्ड की टफ B2B माहौल में कोई क्लाइंट इतनी आसानी से अपनी कमियां और समस्याएं बता देता है? सीधे तौर पर तो कोई भी अपनी कमियां नहीं मानता। और ठीक यहीं पर स्पिन सेलिंग का आय यानी इम्प्लीकेशन वाले सवाल काम आते हैं। आप उनसे ये नहीं कहते कि उनका बिजनेस खराब चल रहा है, आप सिर्फ एक सिचुएशन बनाकर सवाल पूछते हैं। जैसे, अगर आपकी फैक्ट्री की ये मशीन हर हफ्ते 2 घंटे के लिए रुक जाती है तो इसका आपके प्रोडक्शन लाइन और डिलीवरी शेड्यूल पर क्या असर पड़ता है?
जब क्लाइंट खुद दिमाग में कैलकुलेट करता है कि उन 2 घंटों की वजह से उसे लाखों का नुकसान हो रहा है, तब उसे उस असली दर्द का एहसास होता है। जब वो दर्द सरफेस पर आता है, तब नीड पे ऑफ सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम इस डाउन टाइम को बिल्कुल जीरो कर दें, तो आपकी टीम उस बचे हुए समय में कितना एक्स्ट्रा आउटपुट दे पाएगी? यानी सेलर अपनी तरफ से कुछ क्लेम नहीं कर रहा, बल्कि सही सवाल पूछकर खरीदार के मुंह से ही कहलवा रहा है कि उन्हें इस सॉल्यूशन की सख्त जरूरत है। क्या गजब का साइकोलॉजी का खेल है ये। साइकोलॉजी की बात चल ही रही है तो सोर्स में मौजूद सैंडलर सिस्टम का जिक्र करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। ये मॉडल एक सबमरीन या पनडुब्बी की तरह काम करता है। जिस तरह सबमरीन में पानी भरने से रोकने के लिए अगले डिब्बे में जाने से पहले पिछले डिब्बे का दरवाजा पूरी तरह सील करना पड़ता है, वैसे ही सैंडलर सिस्टम में सेल्स के 7 क्लियर स्टेप्स होते हैं। आप तब तक अपनी प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते जब तक कि आपने बजट और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का दरवाजा पूरी तरह से बंद न कर लिया हो। सैंडलर सिस्टम की एक और बहुत खास बात है जिसे अपफ्रंट कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। ये हर सिंगल मीटिंग की शुरुआत में ही सेट कर देता है कि मीटिंग का एजेंडा क्या है, इसमें कितना वक्त लगेगा और मीटिंग के एंड में क्या ठोस फैसला लिया जाएगा, चाहे वो हाँ हो या ना हो। इस सिस्टम में शायद या हम सोचकर बताएंगे के लिए कोई जगह ही नहीं होती। इसके साथ ही ये 70-30 का नियम अपनाता है, जिसका मतलब है कि एक सक्सेसफुल सेलर को 70% समय सिर्फ कस्टमर की बात गहराई से सुननी चाहिए और केवल 30% समय अपना पक्ष रखना चाहिए। इन सभी मॉडल्स को अगर एक साथ देखा जाए, चाहे वो मेडिक हो, चैलेंजर हो, स्पिन हो या सैंडलर, इन सब में एक बहुत क्लियर कॉमन थ्रेड नजर आती है। सेलर को सिर्फ एक ऑर्डर लेने वाला सेल्स पर्सन नहीं रहना है। एकदम सही। इन सभी फ्रेमवर्क्स का अल्टीमेट गोल सेलर को एक ट्रस्टेड एडवाइजर के रूप में एस्टैब्लिश करना है। जब कोई प्रोफेशनल इस लेवल तक पहुंच जाता है तो वो सिर्फ कोई सॉफ्टवेयर लाइसेंस या मशीन नहीं बेच रहा होता, वो एक प्योर बिजनेस को बेहतर और ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाने की ठोस सलाह दे रहा होता है। थियोरी और मॉडल्स पर तो काफी डिटेल में बात हो गई। चलिए अब इन सारी बातों को रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स की कसौटी पर कसते हैं। सेल्स जीनी के डेटा सोर्स से एक बहुत ही शानदार केस स्टडी सामने आती है। एक मिड मार्केट सैस कंपनी थी जो काफी कॉम्प्लेक्स सीआरएम टूल्स बेचती थी। उनका सेल्स साइकिल बहुत लंबा था और डील्स अक्सर आखिरी स्टेजेस में आकर अटक जाती थी। उन्होंने अपने काम में MEDDIC फ्रेमवर्क को गहराई से लागू किया और साथ ही एक म्यूचुअल एक्शन प्लान या MAP को अपनी प्रोसेस का हिस्सा बनाया। ये म्यूचुअल एक्शन प्लान असल में पूरे प्रोसेस का गेम चेंजर साबित होता है। अक्सर सेलर सोचते हैं कि मीटिंग के बाद अगला कदम क्या होगा ये सिर्फ उन्हें इंटरनल लेवल पर पता होना चाहिए, लेकिन MAP एक ऐसा शेयर डॉक्यूमेंट या टाइमलाइन है जिसे बायर और सेलर दोनों आमने सामने बैठकर मिलकर बनाते हैं। इसमें साफ लिखा होता है कि 15 तारीख को क्लाइंट की लीगल टीम रिव्यू करेगी, 20 तारीख को IT टीम सिक्योरिटी चेक पास करेगी और 25 तारीख को फाइनल साइन ऑफ होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि दोनों पक्षों की अकाउंटेबिलिटी तय हो गई। और सोर्स के अनुसार इस एक छोटे से बदलाव का डायरेक्ट असर ये हुआ कि उस कंपनी का ओवरऑल सेल साइकिल 22% छोटा हो गया, क्योंकि अब कोई भी टास्क आखिरी मिनट के कंफ्यूजन के लिए छोड़ा ही नहीं गया था। इसके अलावा एक और केस स्टडी है जिस पर बात करना बहुत रेलेवेंट होगा। ये एक AI वेंडर की कहानी है जिसने हाल ही में एक बहुत बड़ी 6 फिगर वाली एंटरप्राइज डील क्रैक की। अब सवाल ये आता है कि उन्होंने ये किया कैसे? क्या उन्होंने बाकियों की तरह कोई बहुत शानदार एनिमेशन वाली प्रेजेंटेशन दी थी? नहीं, एक्चुअली उन्होंने ट्रेडिशनल प्रेजेंटेशन का पूरा पैराडाइम ही बदल दिया। आमतौर पर टेक कंपनीज अपने मीटिंग में 50 स्लाइड की प्रेजेंटेशन खोल लेती हैं, जहां वे अपनी AI की तारीफ करते थकते नहीं। लेकिन इस वेंडर ने चैलेंजर और स्पिन मॉडल का बिल्कुल सटीक इस्तेमाल किया। उन्होंने उस क्लाइंट के बिजनेस और उनकी इंडस्ट्री की डीप रिसर्च की। फिर उन्होंने स्टैंडर्ड स्लाइड्स दिखाने के बजाय बिल्कुल उस क्लाइंट के इंटरनल सॉफ्टवेयर जैसा दिखने वाला एक कस्टमाइज्ड डमी डैशबोर्ड तैयार किया। जब उन्होंने प्रेजेंटेशन शुरू की तो बायर को स्क्रीन पर अपना ही डेटा, अपनी ही रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स और बॉटलनेक्स लाइव दिखाई दिए। इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो उस बोर्डरूम में बहुत जबरदस्त रहा होगा। देखने वालों को तुरंत लगा होगा कि ये लोग सिर्फ बाहर से कुछ बेचने नहीं आए हैं, बल्कि ये तो पहले से ही हमारे बिजनेस के अंदर की कमियों को हमसे बेहतर समझते हैं। बिल्कुल, उन्होंने सिर्फ ये क्लेम नहीं किया कि हमारा AI बहुत फास्ट है, बल्कि उन्होंने लाइव डेमोन्स्ट्रेट किया कि देखिए आपके करंट सिस्टम में यहां आकर फाइल अटक जाती है और हमारा AI इसे इस तरह से रियल टाइम में क्लियर कर देगा।
उन्होंने बायर को अपनी ही प्रॉब्लम देखने का एक नया नजरिया दिया, यानी उन्हें रीफ्रेम किया और डील पूरी तरह से उनके कंट्रोल में आ गई। ये तो हो गई एक बड़ी डील और बड़ी सफलता की बात। लेकिन कोई भी ग्रोइंग बिजनेस सिर्फ एक दो किस्मत वाली डील्स के सहारे नहीं चल सकता। इन सफलताओं को एक पूरी सेल्स टीम के साथ लगातार कैसे दोहराया जाए? यहीं पर ट्रेनोल के सोर्स से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी SOPs बनाने की ज़रूरत और उसकी अहमियत समझ में आती है। एक सक्सेसफुल बिजनेस में सेल्स कोई रहस्यमयी कला नहीं है जो सिर्फ कुछ नेचुरल टैलेंट वाले लोगों तक सीमित हो। ये एक प्योर साइंस है जिसे प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट किया जा सकता है और स्केल किया जा सकता है। रिपीटेबल स्टेप्स में डिवाइड करना। यहाँ ट्रेनल का सोर्स एक बहुत ही क्रिटिकल रूल की तरफ इशारा करता है। सेल्स प्रोसेस के स्टेजेस कभी भी इस बात पर बेस नहीं होने चाहिए कि सेलर ने अपना क्या टास्क पूरा कर लिया है। वे हमेशा बायर के माइलस्टोन पर बेस्ड होने चाहिए। इन्हें टेक्निकल भाषा में वेरीफाएबल कस्टमर एक्शंस या VCAs कहा जाता है। क्या इस VCA कॉन्सेप्ट को किसी आसान डेली एग्जाम्पल से समझाया जा सकता है? जरूर। अक्सर कंपनीज के CRM में एक स्टेज होती है, प्रपोजल सेंट या डेमो कंप्लीटेड। लेकिन स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही कमजोर स्टेज है, क्योंकि ये सिर्फ सेलर का एक्शन है। इससे ये कहीं साबित नहीं होता कि सामने वाला बायर सच में इंटरेस्ट ले रहा है। इसके बजाय एक स्ट्रॉन्ग VCA या माइलस्टोन होगा। कस्टमर ने प्रपोजल पढ़ने के बाद पायलट प्रोजेक्ट के लिए ईमेल पर अपनी सहमति दे दी, या कस्टमर ने हमारा कॉन्ट्रैक्ट अपनी लीगल टीम को फॉरवर्ड कर दिया है। ये ऐसे क्लियर एक्शंस हैं जिन्हें वेरीफाई किया जा सकता है और जो ठोस प्रूफ देते हैं कि डील सच में क्लोज होने की तरफ आगे बढ़ रही है। अगर हम इसको थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो एक ऐसी डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस नए लोगों की ट्रेनिंग को भी काफ़ी तेज़ और एरर फ्री बना देती है। कई बार ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले लोगों को लगता है कि इन स्ट्रिक्ट रूल्स और SOPs में बंधने से उनकी क्रिएटिविटी या उनका जो एक पर्सनल टच होता है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन असल में एक सॉलिड फ्रेमवर्क टीम को हर रोज़ नए सिरे से अंदाज़ा लगाने से बचाता है। ये उन्हें इस डिसीजन फटीग से आज़ाद करता है कि अरे इस मीटिंग के बाद मुझे कौन सा डॉक्यूमेंट भेजना था, ताकि वे अपना पूरा फोकस और एनर्जी इस बात पर लगा सके कि कस्टमर की रूट प्रॉब्लम को और गहराई से कैसे समझना है और उनके साथ बेहतर कनेक्शन कैसे बनाना है। एकदम सटीक बात। जब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्लियर होती है तो ऑर्गेनाइजेशन में एक कमाल की प्रेडिक्टेबिलिटी आ जाती है कि इस क्वार्टर में कितना रेवेन्यू आने वाला है। जब लीडरशिप को एग्जैक्टली पता हो कि कौन सी लीड CRM के किस फेज में है, आगे क्या पोटेंशियल रुकावटें आ सकती हैं और डील जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो पूरी कंपनी का स्ट्रेस लेवल ड्रास्टिकली कम हो जाता है। फिर सेल्स सिर्फ किस्मत या किसी एक स्टार परफॉर्मर का खेल नहीं रह जाता, बल्कि एक वेल ऑयल्ड प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू इंजन बन जाता। तो इन सब डिस्कशंस और डेटा पॉइंट्स का आखिर क्या निष्कर्ष निकलता है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी बिजनेस को आज के कम्पेटिटिव माहौल में लंबे समय तक टिकना है और प्रॉफिटेबली स्केल करना है, तो सिर्फ मोटिवेशन और उम्मीदों से ज़्यादा एक ठोस स्ट्रैटेजी, प्रूवन फ्रेमवर्क्स और एक ट्रांसपेरेंट सेल्स प्रोसेस पर भरोसा करना होगा। अब एक पल के लिए मान लेते हैं कि किसी टीम ने ये सब कुछ बिल्कुल फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट किया। स्पिन सेलिंग का यूज करके कस्टमर के पेन पॉइंट्स निकाल लिए, MEDDIC के जरिए सारे डिसीजन मेकर्स को अलाइन कर लिया और चैलेंजर मॉडल से एक ऐसी प्रेजेंटेशन दी जिसने खरीदार को पूरी तरह कन्विंस कर दिया। डील बस पेपर पर फाइनल होने ही वाले हैं। लेकिन बिल्कुल आखिरी मीटिंग में जब कॉन्ट्रैक्ट पर साइन होने वाला है, खरीदार अचानक एक बहुत भारी डिस्काउंट की मांग कर बैठे। तब ऐसी प्रेशर सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए? क्या महीनों की मेहनत और डील खो देने के डर से प्राइस तुरंत कम कर देनी चाहिए? इस नए सीरीज के अगले गहन विश्लेषण में सेल्स नेगोशिएशन की उस बेहद अहम और नाजुक कला पर बात की जाएगी जो डील्स को आखिरी पल में टूटने से तो बचाती ही है, पर साथ ही कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स को भी प्रोटेक्ट करती है। आखिर में एक विचार छोड़कर जाना बहुत ज़रूरी है जिस पर हर बिजनेस ओनर को शांति से सोचना चाहिए। क्या आपकी कंपनी का मौजूदा सेल्स प्रोसेस असल में आपके कस्टमर्स के खरीदारी करने के नेचुरल तरीके से मैच करता है, या वह सिर्फ आपके प्रोडक्ट को मार्केट में पुश करने की जल्दबाजी को दर्शाता है? इस पर जरूर विचार करें।